बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज की सुर्खियों पर नज़र डालते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली खबर है आप लोगों के सामने, मुख्यमंत्री को हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का मिला न्योता। तो ये पहली खबर है। आइए इससे देखते हैं कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। इसको अंग्रेजी में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह यूनिवर्सिटी रायपुर में स्थित है और यह LLB और LLM में डिग्री प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। इसके जो वाइस चांसलर हैं वो हैं विवेकानंद जी। महान विवेकानंद जी नहीं, ये VC ये देखिए, ये है VC विवेकानंद जी। यह HNLU के वाइस चांसलर हैं और इस यूनिवर्सिटी के चांसलर चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर होते हैं, जबकि जो विवेकानंद हैं वह वाइस चांसलर हैं। छत्तीसगढ़ चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और विवेकानंद जी वाइस चांसलर हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। यह LLB और LLM के क्षेत्र में डिग्री प्रदान करता है। तो आइए इस खबर से जुड़े प्रश्न को देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आप देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन सही है, 2003 में हुई थी। तो इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर आपके स्क्रीन के सामने है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दी बधाई और शुभकामनाएं। तो ये जो राष्ट्रपति चुनाव 2022 है। यहाँ से भी कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। विस्तार में मैं इसकी चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ, दो बातों की चर्चा करूंगा। यह 16वां राष्ट्रपति चुनाव है, जबकि द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और देश की पहली महिला जनजाति राष्ट्रपति हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इन दोनों में अंतर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ आप फंस सकते हैं, शंका उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें आप ध्यान रखें कि ये राष्ट्रपति का 16वां चुनाव है, जबकि जो राष्ट्रपति बनने का क्रम है वह है 15वां। ये छोटा सा खबर था। आइए इससे जुड़े प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं और अपने मस्तिष्क में इसको स्पष्ट कर लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प A 15वां राष्ट्रपति चुनाव, 16वें राष्ट्रपति गलत है। ये देख रहे हैं आप कि विपरीत है। ये देख रहे होंगे कि आप यह विपरीत है। पहला विकल्प सही नहीं है। क्यों नहीं है देखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था 15 और यहाँ होना चाहिए था 16, तो यह गलत है। आगे देख रहे होंगे आप तो 16वां राष्ट्रपति और
राष्ट्रपति चुनाव और 16वें राष्ट्रपति। तो यहाँ पर पहला वाला तो सही है, यह वाला तो सही देख रहे हैं आप, लेकिन यह वाला देखिए गलत है, यहाँ 15 होना चाहिए। तीसरा विकल्प देखिए 17वां राष्ट्रपति, यह गलत है, यहाँ 16 होना चाहिए और यहाँ 15 होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं आप 16वां राष्ट्रपति चुनाव, जबकि राष्ट्रपति का क्रम है 15वां। तो ऑप्शन 4 सही है। आगे बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। ये देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, यह आपके दिमाग का विस्तार करेगा, इसको बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। आइए, कृषि मंत्री ने किसान भाइयों से की फसल बीमा कराने की अपील। तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने किसानों से कहा है कि किसान भाइयों, आप लोग बहुत ही मामूली या फिर कम प्रीमियम दर पर अपने फसल का बीमा जरूर करावें, जरूर करा लीजिए बीमा आप अपनी फसल का। क्यों? क्योंकि जब अनअपेक्षित घटना होगी तो उस घटना के कारण आपको जो फसल की हानि होगी उससे आप बचे रहेंगे। फसल की हानि होगी, सरकार आपको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। रविंद्र चौबे जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत ही कम कीमत पर आप बीमा कराएं। बीमा कराने से जब भी अनअपेक्षित घटना होगी तो उस दौरान सरकार आपको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी अनअपेक्षित घटनाएं हैं जो किसान के फसल की क्षति का कारण बनते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से अनअपेक्षित घटनाएं होती हैं। अनअपेक्षित घटनाएं होती हैं जो किसान के फसल की क्षति का कारण बनते हैं। तो जैसे भारी वर्षा, आगे देख रहे होंगे बाढ़, तीसरा ओले गिरने लगते हैं, चौथा पाला पड़ जाता है, पांचवा आंधी तूफान और चक्रवात। ये सभी अत्यधिक अनियंत्रित गति पवन की सब कुछ उड़ाकर अपने साथ ही ले जाती है, फसलों को भी नहीं छोड़ती, इंसानों के साथ। अपार जन धन की हानि होती है। छठा बिंदु है आपका हीट वेव के कारण हो सकता है, हाई टेम्परेचर के कारण, अत्यधिक हाई टेम्परेचर है तब भी हो सकता है आपका। सातवां हो सकता है आपका क्या, हाई टेम्परेचर हो गया सूखा। तो ऐसे कई कारण बना सकते हैं, ऐसी कई प्राकृतिक आपदा आ सकती हैं जिनके कारण किसानों की फसल की क्षति होती है। अगर किसान बीमा करा लेते हैं, यदि किसान बीमा करा लेते हैं तो जब भी इन घटनाओं के कारण उनका फसल बर्बाद होगा तो सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो हमारा यहाँ कर्तव्य है कि हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। क्यों? क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि से संबंधित हर पहलू आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सिविल सेवक बनने के बाद आपकी चुनौती किसानों की समस्या को हल करने में होगी। तो आगे देखते हैं हम लोग, तो चलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। P stands for प्रधानमंत्री, F stands for फसल, B for
बीमा, वाई फॉर योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। क्यों की गई थी ये भी जानने की जरूरत है। तो इसके 4 उद्देश्य थे। इस योजना को शुरू करने के 4 उद्देश्य थे। देख लेते हैं उन उद्देश्यों को हम लोग यहाँ पर। आइए इन उद्देश्यों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला उद्देश्य है कि अनपेक्षित घटनाओं के कारण जो फसल की क्षति होती है, फसल की क्षति या हानि होती है, तो इस दौरान सरकार किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। मान लीजिए आपने बीमा कराया हुआ है और अगर बाढ़ आ गई, आपका फसल बर्बाद हो गया, तो आप अपनी बीमा राशि का दावा करेंगे, सरकार की टीम आएगी, आपके नुकसान का आकलन करेगी और आपको धनराशि देगी। यही इसका मतलब है यहाँ पर। अगर आपने धान कटाई की है और आपने उसको खेत से अगर अपने घर तक नहीं लाया है और जब वो फसल कटाई के बाद खेत में ही है और अगर बारिश हो जाती है, तो वहां भी आपको अपनी फसल के नुकसान के लिए सरकार द्वारा बीमा राशि के दावे के उपरांत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आइए दूसरा उद्देश्य देख लेते हैं। दूसरा उद्देश्य है साथियों, किसानों की आय को सुदृढ़ करना। किसानों की आय को सुदृढ़ करना ताकि वे कृषि कार्य को जारी रख सके, कृषि कार्य को जारी रख सकें। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि खबरों का फ्रंट पेज न्यूज होता है कि किसानों ने इस स्थान पर प्याज को फेंका सड़क में, टमाटर को फेंका सड़क पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको अपनी उपज की सही मूल्य नहीं मिल पाती और किसानों की आय में इजाफा नहीं हो रहा है। पर्यावरणीय अन्य समस्याओं के कारण लागत बढ़ती जा रही है और किसानों की आय कम होती जा रही है। तो इस योजना का एक उद्देश्य किसानों की आय का सुदृढ़ीकरण भी है। तीसरा उद्देश्य है नवीन, इनोवेटिव एवं आधुनिक मॉडर्न कृषि तकनीक को बढ़ावा देना। जब किसान ऐसा करेंगे तो उनके उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। तो तीसरा उद्देश्य है इनोवेटिव एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। एग्रीकल्चर इनोवेटिव एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी किया जाएगा इस स्कीम के तहत। चौथा उद्देश्य है वो है किसानों को ऋण प्रदान किया जाएगा, किसानों को ऋण। इसके अलावा किसके अलावा? इसके अलावा यहाँ वित्तीय सहायता के अलावा ऋण का भी प्रवाह सुनिश्चित करना है ताकि खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और प्रतिस्पर्धा, त्रिव विकास इत्यादि को बढ़ावा दिया जा सके। ये सभी कृषि सुधार के मुद्दे हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 4 उद्देश्य। एक तो अनपेक्षित घटनाओं से किसानों की रक्षा करना। उनके फसल बर्बाद हो जाते हैं, फिर वो तबाही करने लगते हैं। इस स्थिति में उनको बचाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। साथ साथ में किसानों की आय का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। नवीन एवं आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को ऋण प्रवाह सुनिश्चित की जाएगी। इस वित्तीय सहायता के अलावा
इस वित्तीय सहायता के अलावा। तो ये 4 उद्देश्य हैं, इसको आप अपने मस्तिष्क में जरूर रखें। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। वो है कि प्रीमियम राशि, प्रीमियम राशि को जान लेना चाहिए हम लोगों को यहां पर। तो प्रीमियम राशि, थोड़ी सी वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, इसको अभी छोड़ दे रहे हैं प्रीमियम राशि को। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्थापना वर्ष और उसके उद्देश्य को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो ये देखेंगे हम लोग अपने पहले एपिसोड में बात किए थे कि छत्तीसगढ़ में पहले एपिसोड में हम लोग बात किए थे कि भारत में FGR पोर्टल की शुरुआत की गई है। भारत में FGR पोर्टल की शुरुआत की गई है, फार्मर ग्रीवेंस रीएड्रेसल पोर्टल। इसका हिंदी नाम है किसान शिकायत निवारण पोर्टल। अब जान रहे हैं कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बीमा कराइए, लेकिन बीमा कराने के लिए कई मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं। तो उन शंकाओं के समाधान के लिए किसान शिकायत निवारण पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक एक दिन पहले की गई है। कब की गई? तो 21 जुलाई 2022 को, 21 जुलाई 2022 को यह पोर्टल की शुरुआत किसने किया है? तो केंद्र सरकार ने किया है। किसान कृषि मंत्रालय ने शुरू किया है। इस पोर्टल की शुरुआत किसने की है? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार का कौन सा हिस्सा? कृषि मंत्रालय हिस्सा है इस पोर्टल को शुरू करने वाला। और इस योजना के लिए, इस पोर्टल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ का चुनाव किया गया है। क्यों किया गया है छत्तीसगढ़ का चुनाव? क्योंकि छत्तीसगढ़ ने फसल बीमा योजना का सबसे बेहतर क्रियान्वयन किया है। फसल बीमा योजना के प्रीमियम दावा राशि के निपटान में छत्तीसगढ़ सबसे अग्रणी है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को इस पोर्टल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। ये भी आप अपने मस्तिष्क में ध्यान रखेंगे। कुछ दिन पहले ही हम लोग पहले एपिसोड में इसकी चर्चा किए थे। तो इसके तहत जो किसान हैं उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं इस टोल फ्री नंबर पर 1-444-7 इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, उनके शिकायत का स्टेटस क्या है, और उस शिकायत को इस पोर्टल में अपडेट कर दिया जाएगा। उस शिकायत को इस पोर्टल में अपडेट कर दिया जाएगा। यहां पर एक चीज हम लोग को और ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और जो आंकड़ा मैं दिखाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये टोल फ्री नंबर देख रहे होंगे आप, टोल फ्री नंबर आपको नजर आ रहा होगा 1-444-7। एक चीज और है, वो है छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 40.10 लाख है। कितनी है? 40.10 लाख है। और इसमें से मात्र 5,66,000 किसान ही बीमा कराते हैं। तो यह निर्णय आपका होना चाहिए कि इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
होना चाहिए साथियों। 40 लाख में मात्र 5 लाख किसान बीमा करा रहे हैं। जब भी अनपेक्षित घटना होती है, किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, तो उनको बीमा की सख्त आवश्यकता है। ये अपने मन में आप रखिए, क्योंकि बहुत ही कम नंबर है बीमा कराने वालों का। आप यहाँ देख रहे हैं बीमा में बढ़ोतरी होगी। किसके कारण बढ़ोतरी होगी? FGR पोर्टल के बारे में। इसमें किसान 14447 पर कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। तो यह आपका खबर हो गया और यह उसका विश्लेषण हो गया है। आप और भी कुछ आपके मन में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं और इससे जुड़े प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। किसान शिकायत निवारण पोर्टल FGR पोर्टल के मूल्यांकन के लिए इसे किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है? पंजाब? बिल्कुल नहीं, पंजाब गलत ऑप्शन है। देख रहे हैं हरियाणा गलत, उत्तर प्रदेश बहुत ही गलत, चौथा क्या? छत्तीसगढ़ सही उत्तर है। बता सकते हैं आप। और भी कई प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। ये तो बस आपके सामने प्रतिदर्श है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हरेली तिहार पर राज्य के गौठानों में होगी पारंपरिक कार्यक्रम की धूम। हम लोग इससे पहले हरेली पर बात कर चुके हैं। थोड़ा सा जानकारी यहां भी। हरेली बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। किस दृष्टि से? सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ के लोगों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक पहलू भी है लेकिन वह अप्रत्यक्ष है। तो सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से हरेली त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह त्योहार सावन मास की अमावस्या में मनाया जाता है। सावन मास की अमावस्या में मनाया जाता है। और सावन मास की अमावस्या 2022 में 28 जुलाई को आ रही है। तो हरेली त्योहार भी कब मनाया जाएगा? 28 जुलाई को मनाया जाएगा। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार है। वर्ष का प्रथम त्योहार है। कृषि कार्य अब वो कर चुके हैं। कृषि कार्य का प्रारंभिक अवस्था खत्म हो गया है। अब वो जश्न मनाएंगे। जश्न मनाने के साथ पशुओं को कृषि उपकरणों के प्रति उनकी पूजा करके उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। घर की दीवारों पर सौनाही चित्रकारी करते हैं। गेड़ी खेल होता है, नारियल प्रतियोगिता होती है। तो सरकार चाहती है कि हरेली के दिन गौठान भी सक्रिय रहें। गौठान में गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता होनी चाहिए, फुगड़ी का खेल होना चाहिए, भौरा, रस्सा कस्सी आदि की होंगी स्पर्धाएं। ये सभी आयोजित की जाएंगी। कहाँ? गौठान में। बार बार कह रहा हूं, गौठान को पॉइंट कीजिएगा। साथ में यहाँ पर व्यंजन भी बनाए जाएंगे। मुंह में तो पानी जरूर ही आ रहा होगा। चीला है, नमकीन है, बड़ा, ये भी नमकीन व्यंजन है। सोहारी, पुड़ी, ये भी नमकीन व्यंजन है। गुलगुला मीठा होता है। भजिया देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो गौठान में गेड़ी, रस्सा कस्सी, नारियल फेंक प्रतियोगिता, फुगड़ी, कुर्सी दौड़ आदि का आयोजन किया जाएगा। साथियों, सरकार गौठान को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के अलावा अब सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए भी इस्तेमाल कर रही है। यह आपकी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गौठान तो सरकार के लिए आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का जरिया थी ही, लेकिन अब सांस्कृतिक जरिया भी बन गई है। तो आइए देखते हैं, जब हरेली का दिन होगा उस दिन तो खेल आयोजित कराए ही जाएंगे। कुर्सी दौड़,
बोर्ड, नारियल फेंक, फुगड़ी, साथ में व्यंजन भी बनाए जाएंगे स्वादिष्ट। उसके अलावा यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीजें होंगी गौठान में हरेली के दिन। और कुछ क्या क्या चीज होगी उसको हम लोग देख लेते हैं अभी यहाँ पर। पहला चीज, पशुओं की जांच होगी, पशुओं की जांच होगी, टीकाकरण किया जाएगा पशुओं का, पशुओं की जांच होगी, उनका टीकाकरण किया जाएगा यहाँ पर। और रोका छेका अभियान पर भी चर्चा होगी, रोका छेका अभियान पर भी चर्चा होगी। रोका छेका अभियान परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, कभी भी तारीख आ सकता है, व्यापम हो, सिविल सर्विसेज हो, फर्क नहीं पड़ता, तारीख पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो कब से कब तक? 10 जुलाई से 20 जुलाई तक चलेगा। क्या? रोका छेका अभियान। यह इसका दूसरा वर्ष है, 2021 में पहली बार लागू किया था, सफलता को देखते हुए 2020 में फिर से चलाया जा रहा है। सरकार ने गौठान प्रबंधन समितियों को कहा है खेल और व्यंजन के साथ साथ आप पशुओं की देखरेख, जांच, टीकाकरण पर भी चर्चा करें, रोका छेका अभियान पर भी चर्चा करें। यहाँ पर इस दौरान गौठान में और कुछ नया क्या हो सकता है, क्या रचनात्मक गतिविधियां हो सकती हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। आइए थोड़ा सा हम लोग गौठान को देख लेते हैं। तो गौठान के बारे में छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना सुराजी गांव योजना, सुराजी गांव योजना, इसके 4 घटक कौन कौन से? नरवा, गरवा, घुरुआ, बाड़ी। और इस गरवा के तहत देश भर में छत्तीसगढ़ में गौठान बनाए गए हैं। अभी तक 10,626 गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 8,408 निर्मित और संचालित हो रहे हैं। इन्हीं गौठानों पर ही ये सारी गतिविधियां आयोजित की जाएगी। कौन करेगा? गौठान प्रबंधन समिति करेगी। गौठान प्रबंधन समिति कौन होता है साथियों? महिला स्वयं सहायता समूह होती हैं, जो आज गांवों की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास की नई गाथा लिख रही हैं इस गौठान के माध्यम से। आइए आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। हरेली त्योहार की तिथि वर्ष 2022 में ग्रेगोरियन एवं हिंदू कैलेंडर के अनुसार क्या है? पहला ऑप्शन, प्रश्न को समझ लीजिए, तिथि पूछ रहा है ग्रेगोरियन और हिंदू दोनों का। पहला ऑप्शन 28 जुलाई, सावन मास की पूर्णिमा। तो यह तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, हरेली आएगा 28 जुलाई को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, और हिंदू में आएगा सावन मास की अमावस्या। यहाँ क्या लिखा है? पूर्णिमा। देख नहीं रहे हो? तो यह तो गलत हो जाएगा। आगे क्या है? 28 जुलाई, ये भी सही था, लेकिन आषाढ़ मास की अमावस्या, आषाढ़ माह आ गया, क्या होना चाहिए? सावन होना चाहिए। इसको भी पहली फुर्सत में बाहर। आगे क्या है? 20 जुलाई, सावन मास की अमावस्या। यह वाला तो ठीक था, लेकिन यह गलत हो गया। यह तो पिछले साल की तारीख थी ना, 2021 की तारीख थी, गलती नहीं करना। 28 जुलाई ये सही है। सावन मास की अमावस्या, दोनों शर्तें पूरी हो गई, यानी कि ऑप्शन चौथा ही सही है। यही हमें नंबर देकर जाएगा। आगे चलते हैं, ये विकल्प चौथा ही हमें नंबर देकर जाएगा, इसको आप सही करेंगे तब। आगे देखते हैं क्या है? मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, मजदूरों की 1464 बेटियों को मिला फायदा। आइए, तो यहां हम लोगों के लिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है वह है साथियों मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना। यह हो सकता है। तो इस योजना के बारे में कुछ चीजें आपको जानना चाहिए। यह जो योजना है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना है, इसको अच्छा देखिए, अब अगर आप लोग जाएंगे शब्द विज्ञान में तो नोनी बता रहा है कि यह महिलाओं, या नोनी मतलब कौन? महिलाओं भी नहीं, बेटियों के लिए समर्पित है। बेटियों के लिए सशक्तिकरण,
सशक्तिकरण कुछ भी हो सकता है, आर्थिक और सामाजिक है, आर्थिक सामाजिक और आपका शैक्षणिक, आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण है। ये तो पता चल गया, लेकिन हमें इससे यह नहीं पता चल रहा है कि आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक सशक्तिकरण तो किया जाएगा, लेकिन कौन सा विभाग करेगा, ये भी तो परीक्षा में पूछा जाता है। इसी वर्ष से शुरुआत हुई है कि योजना सशक्तिकरण योजना को हम लोग थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, और इसके पात्रता की शर्तों को जानना बहुत जरूरी है हम लोगों को। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के उद्देश्यों को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इसके उद्देश्य को जान लेते हैं सबसे पहले। किसके? मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का क्या उद्देश्य है? तो श्रमिक परिवार की प्रथम 2 बेटियों का आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक, आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक सहायता, आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए सहायता प्रदान करना, यह मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य है। आइए देखते हैं यह सशक्तिकरण कैसे किया जाएगा। नोनी लोग यानी कि बेटियों को 20,000 की राशि प्रदान की जाएगी। कितने की? 20,000 की राशि प्रदान की जाएगी। अभी इस 20,000 की राशि प्रदान करने से कैसे उनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण होगा? इस 20,000 राशि से वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं इस 20,000 में से। तो हुआ ना शैक्षणिक सशक्तिकरण, देख रहे हैं ना। दूसरा हो सकता है इस 20,000 राशि का प्रयोग वह अपने विवाह के लिए कर सकते हैं, अपने विवाह के लिए, अपने मंगलमय के लिए कर सकते हैं। तो यह जो विवाह हुआ तो इससे सामाजिक सशक्तिकरण हुआ ना, विवाह से नहीं हुआ क्या? हुआ। आगे देख लेते हैं। इस 20,000 राशि का प्रयोग वो अपने स्वरोजगार के लिए कर सकते हैं। तो स्वरोजगार के लिए जैसे ही खर्च करेंगे यह उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो जाएगा, तो जब 20,000 की राशि दी जाएगी, अगर वो नोनी लोग उस धनराशि का प्रयोग शिक्षा, स्वरोजगार और विवाह के लिए खर्च करते हैं तो उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण होगा। आइए देख लेते हैं। अब इसकी पात्रता की शर्तें देख लेते हैं। इसके पात्रता की हम लोग शर्तों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल चांसेस हैं। तो हम लोग देख लेते हैं पात्रता को। तो पहली पात्रता है जो श्रमिक परिवार है, और उस श्रमिक परिवार का जो श्रमिक है वह छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ भवन सनिर्माण, छत्तीसगढ़ भवन एवं सनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत होना चाहिए। अब 20,000 मिल रहा है तो 20,000 लेने को तो कोई भी चला जाएगा, लाओ साहब 20,000 लाओ, हमें भी सशक्तिकरण करना है, शिक्षा देकर शैक्षणिक सशक्तिकरण करना है, विवाह कराकर सामाजिक सशक्तिकरण करना है और स्वरोजगार प्राप्त कर आर्थिक सशक्तिकरण करना है। तो सब चले नहीं जाएंगे, तो इसके लिए पात्रता की व्यवस्था करनी होती है। तो सरकार बोलेगी हम आपको 20,000 रुपए तभी देंगे जब आप छत्तीसगढ़ भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हो, और अगर नहीं है तो जाओ करा कर आओ, पैसे ले जाओ। तो यहाँ पर ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है साथियों कि जो नोनी लोग हैं, नोनी कौन नोनी लोग, नोनी तो छोटी बच्चियों को भी कहते हैं और युवतियों को भी कहते हैं, तो वही नोनी इसके अंतर्गत आएंगे जिनकी न्यूनतम उम्र 18 साल से कम न हो, जिनकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से कम न हो और किसी भी परिस्थिति में अधिकतम 21 वर्ष ही होना चाहिए, 21 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यह दूसरी शर्त है। अब कोई नोनी जो पढ़ी लिखी नहीं है वो 20,000 की राशि का गलत उपयोग कर सकती है अनजाने में। तो उस 20,000 राशि के सदुपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शर्त रखा गया है कि नोनी कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर वह 10वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं है और वो जाएगी बोलेगी लाओ साहब 20,000 रुपए, तो बोलेंगे आपको नहीं मिला। ये तो तीसरी शर्त हो गई। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वह श्रमिक की प्रथम 2 बेटियां होनी चाहिए। श्रमिक की प्रथम 2 बेटियां। अगर कोई तीसरी बेटी के लिए भी देख रहा है, अगर वह तीसरा बच्चा देख रहा है और अगर वो बेटी निकली तो नहीं होगा, 5वां प्रथम 2 बेटियों को ही मिलेगा। ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम 2 बेटी बहुत जरूरी है। 5वां कि वो अविवाहित होने चाहिए, अविवाहित। विवाह कर लेंगे तो वो इस योजना के लाभार्थी वर्ग में नहीं आएंगे। तो लाभार्थी वर्ग में आने के लिए इन पात्रताओं को आपको पालन करना होगा, तभी जाकर आप 20,000 की राशि ले सकते हैं, वरना नहीं। इसके अलावा और भी शर्तें हैं लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण थे तो इसको आपको जानना चाहिए। आइए बढ़ते हैं इससे जुड़े प्रश्न की ओर। उससे भी और एक महत्वपूर्ण बात है कि इस योजना का संचालन कौन सा विभाग कर रहा है, तो श्रम विभाग करेगा। इस योजना का संचालन कौन करेगा, श्रम विभाग करेगा। ध्यान रखेंगे, यह प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है व्यापम में कि मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की शुरुआत का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है। नोनी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत कौन सा विकल्प पात्रता की गलत शर्त है, गलत शर्त बताना है ना, बता देंगे, पढ़ तो लिए हैं। श्रमिक परिवार की प्रथम 2 बेटियां, श्रमिक परिवार की प्रथम 2 बेटियां, यह तो सही शर्त है। बेटियों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 21 होना चाहिए, ये भी सही शर्त है। आपने देखा है बेटियां 10वीं कक्षा तक शिक्षित हों, यह भी सही है। बेटियां विवाहित होनी चाहिए, गलत है। बेटियां अविवाहित होनी चाहिए, उनका मंगलमय नहीं होना चाहिए। तो ये आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। विशेष चर्चा
शिक्षा व्यवस्था में हाल में किए गए सुधार। तो यह जो स्लाइड देख रहे हैं, यह जो विषय है हमारी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हाल ही फिलहाल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या सुधार किए गए हैं। तो जो सबसे पहला सुधार किया गया है साथियों शिक्षा व्यवस्था को लेकर, वह है कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग या फिर कुशल उपयोग। हम शासकीय विद्यालयों के पास जो संसाधन है उसका बेहतर उपयोग किया जाए, उसका कुशल उपयोग किया जाए। यानी कहने का अर्थ यह कह रहा है जो विद्यालय हैं, विद्यालयों के पास कई संसाधन होते हैं, कई विद्यालयों के पास संसाधन है तो कई विद्यालयों के पास नहीं है। कौन से संसाधन? मैदान, यह तो बहुत ही बड़ी समस्या है। मैदान की, प्रयोगशाला की, अटल टिंकरिंग लैब, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी। आगे क्या हो गया? खेल शिक्षक हो गया, पाठ्य सामग्री हो गया, पाठ्य सामग्री। तो ये जो संसाधन है इन संसाधनों का कुशल प्रयोग किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? शेयरिंग के माध्यम से किया जाएगा। किसके माध्यम से? शेयरिंग माध्यम से। तो मानिए यह विद्यालय ए है, यह विद्यालय बी है। विद्यालय ए के पास मैदान की कमी है तो इसके वाले बच्चे यहाँ खेलने आएंगे। विद्यालय बी के पास अच्छी प्रयोगशाला है और विद्यालय ए के पास प्रयोगशाला नहीं है तो यहाँ की बच्चे यहाँ चले जाएंगे प्रयोग करने के लिए, प्रायोगिक अध्ययन के लिए। और मानिए कि विद्यालय ए के पास खेल शिक्षक है, विद्यालय बी के पास तो कोई खेल शिक्षक ही नहीं है। कैसे खेलेंगे ये खो खो, कैसे खेलेंगे ये कबड्डी? तो उसके लिए यहाँ का खेल शिक्षक यहाँ जाएगा। हर दिन तो खेल का पीरियड लगता नहीं है तो यहाँ जाकर वो खेल खिलवाएगा विद्यालय बी के विद्यार्थियों को। तो इस तरीके से संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा साझाकरण के माध्यम से। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इस सरकार द्वारा हाल फिलहाल में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों की व्याख्या करिए, तब आप बताएंगे कि सरकार ने संसाधनों के उपयोग के बेहतर उपयोग के लिए साझाकरण की नीति अपनाई है, जिसके अंतर्गत अगर एक विद्यालय में संसाधनों की कमी है तो वह दूसरे विद्यालय से साझा कर सकता है, या जो उसके पास संसाधन अधिक मात्रा में है और बी के पास कमी है तो वह बी को साझा कर सकता है। आपस में सहजीविता का संबंध अपनाना ही पड़ेगा। तो यह पहला सरकार ने कदम उठाया है। दूसरा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया गया है वह है जैसे पाठ्य सामग्री हो गया, तो इस पाठ्य सामग्री को पेन ड्राइव के माध्यम से, मानो बी ने पूरी डिजिटल पाठ्य सामग्री तैयार कर ली है, स्कूलों में डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगाए जा रहे हैं, तो अगर उसने पीडीएफ तैयार कर लिया है, पीपीटी तैयार कर लिया है तो उसको पेन ड्राइव के माध्यम से ए को दे सकता है और ए भी अपना डिजिटल माध्यम में उसको चलाकर बच्चों को शिक्षा दे सकता है। दूसरा जो कदम उठाया गया है वो है पीर टू पीर लर्निंग। पीर टू पीर लर्निंग है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि यह लर्निंग का इफेक्टिव तरीका है, सीखने का सबसे प्रभावी तरीका होता है क्या? तो पीयर लर्निंग होता है। इसमें विद्यार्थी आपस में चर्चा करके सीखते हैं, व्यवहारिक तरीका है सीखने का। तो सरकार ने निर्णय लिया है शनिवार को, और शनिवार को आपको ज्ञात होना चाहिए कि बस्ता विहीन दिवस होता है, बस्ता विहीन दिवस होता है शनिवार को, बस्ता विहीन दिवस होता है। तो इस दिन वहाँ के शिक्षक
पीर टू पीर लर्निंग को प्रमोट करेंगे। तो ये दो मुख्य कदम था, ये आपको जानना चाहिए शिक्षा को समावेशी बनाने में, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में यह कदम कारगर साबित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।